हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले वाले चैप्टर्स के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पढ़ लेना। आइडिया लगना जरूरी है। देखो ये जो चैप्टर्स की हम सीरीज चला रहे हैं इसके अंदर हम तुम्हें आइडिया दे रहे हैं कि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें ये बातें तुम्हें बेसिकली पता होनी चाहिए। डीपली फिर तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा, तुम खुद ढूंढ लोगे, खुद पढ़ लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारी हेल्प कर देगी, आर डी शर्मा से तुम पढ़ लोगे ना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बस आइडिया दे रहा हूँ चीजों को समझने का कि कैसे समझनी है चीजें और चैप्टर क्या है उसके बारे में कितना कम से कम नॉलेज तुम्हें होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है। अब डेफिनेशन लिखी हुई कि ऑर्डर के अंदर चीजें लिखी हुई होना एक सीक्वेंस है। जैसे कोई भी एक ऑर्डर लिखा हुआ है, अब तुम कहोगे सर नंबर लिख दोगे, नेचुरल नंबर लिख दोगे, आप यही तो बताओगे। मैंने कहा रुको भाई रुको, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कहा है एक काम कर बेटा, तू ऐसा कर, एक लिस्ट बना या टोटल दिखा मेरे को कि वीकली तू कितने रुपए खर्च करता है। मान लो तुमने पहले वीक में 50 रुपए खर्च किए, पहले और दूसरे, मान लो ये फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीक में तुमने ये किए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के ऐसा लिख सकते हैं। तो मान लो तुमने 90 रुपीज़ खर्च किए, ऐसे तुमने आगे किए, मान लो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मिला के, मान लो 90 से तुमने 120 रुपीज़ ऐसे खर्च किए। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ऑर्डर में तुमने नंबर लिखे, फर्स्ट वीक तक इतना खर्चा किया, सेकंड वीक तक इतना खर्चा किया, थर्ड वीक तक इतना खर्चा किया। ये जो तुम्हारा खर्चा है इसको तुमने एक ऑर्डर में लिखा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने कहा अगर तुम 2 को 3 से डिवाइड करते हो, किसी और से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्वोशिएंट चेंज होता रहना चाहिए। तो जब तुम 2 में 3 का डिवाइड करोगे तो जो तुम्हारे क्वोशिएंट्स आएंगे, क्या आएंगे? क्वोशिएंट्स। क्वोशिएंट्स आएंगे सर, क्वोशिएंट ही तो आता है। मैंने कहा नहीं, हर एक स्टेप पे क्वोशिएंट आएगा। जैसे मान लो तुमने 2 में 3 का डिवाइड कर रहे हो तो 0 पॉइंट, मान लो 0 लगाया, 6 3 जा 18, माइनस किया 2 आया, तो फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा क्वोशिएंट क्या आया? 0.6। फिर तुम फर्दर डिवाइड कर रहे हो तो 18, तो यहां पे तुम्हारा क्वोशिएंट क्या है? 0.66 है। फिर तुमने थर्ड स्टेप में अगेन डिवाइड किया, 6 आया और 18 आया, माइनस किया तो 2 आया। अब तुम्हारा क्वोशिएंट क्या है? 0.666 है। तो ये जो क्वोशिएंट आ रहे हैं एवरी स्टेप में एक ऑर्डर में आ रहे हैं। पता चल रहा है ऑर्डर का मतलब कि पहले इतना था, दोबारा इतना, दूसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में इतना था। तो ये जो रिलेशन है या फिर बोल सकते हो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस। कि नंबर्स एक ऑर्डर में आ रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जो मान लो 2x+3 है। ठीक है, तुमने x की वैल्यू डालना स्टार्ट किया 1 2 3 4 ऐसे। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार टॉपिक है। तो तुमने जब f1 निकाला तो कितना आया भाई? 2 × 1 + 3, 2 + 3 5 आया। जब तुमने f2 डाला तो 2 × 2 + 3 दैट इज 4 + 3 आया, 2 2 जा 4 + 3 7। जब तुमने f3 डाला, मतलब 3 डाला ना, x की वैल्यू 3 पुट की, तो 2 × 3 + 3 6 + 3 9 आया। तो आप बोल सकते हो सर मेरे नंबर आ रहे हैं 5 7 9। ये जितने भी नंबर आएंगे, मतलब f1 f2 f3 f4 ऐसे करते करते जाओगे तो ये जितने भी नंबर्स आएंगे ये क्या कहलाएंगे? सीक्वेंस होगा। आउटपुट ऑफ ए फंक्शन एट द फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स, या बोल सकते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी लिखता है कि अगर हमारा जो वेरिएबल है एक्स अगर एन की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स जिस तरफ जाएगा वो एक सीक्वेंस कहलाएगा। पकड़ में आ रही बात है कि सर बात ये कहना चाह रहे हो आप मेरे हिसाब से ओवरऑल कि नंबर्स का कलेक्शन होना चाहिए और एक ऑर्डर में होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। खत्म। अब सीक्वेंस कितने होते हैं तो उसके लिए हमारे को तो 2 ही पढ़ने हैं, एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कैसे ये प्रोग्रेशन बन गए भाई? सीक्वेंस से क्यों इनका नाम प्रोग्रेशन पड़ गया या रख दिया गया, ये भी हम समझ लें। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस के बाद में आता है सीरीज क्या होती है। अब मान लो ये तुम्हारा सीक्वेंस है 5 7 9, अब आगे मैं ऐड करूंगा तो भाई 4 रखूंगा 8 + 3 11 आएगा, है ना।
मान लो यहाँ तक सीक्वेंस है, ये तुम्हारा क्या है, एक सीक्वेंस है सर। यहाँ पे देख लो तुम्हारा सीक्वेंस क्या है बच्चा, मान लो 5 7 9 11 है। अब एक तो ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस के आगे मैं ऐसा लगा दूं 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, तो ये जो सीक्वेंस है इसमें तुम नंबर काउंट कर पा रहे हो कि 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 200 है, 500 है, कितने भी हो सकते हैं ना। तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बच्चा, फाइनाइट सीक्वेंस। क्या कहना चाह रहा हूं मैं फाइनाइट सीक्वेंस से, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है कि सर जो हमारे पास सीक्वेंस है उसमें जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो टर्म्स है ये फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, काउंट नहीं कर सकते ना कितनी टर्म्स हैं, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये तुम्हारी बातें हो रही हैं छोटी छोटी, पकड़ में आ रही है ना, समझ में आ रही है, आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है इसका मतलब या तो तुम सुन नहीं रहे अच्छे से, या फिर तुमने बस ये वीडियो क्लिक किया तो ये सोच के क्या देख तो लेते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उस हिसाब से तो नहीं आएगा बच्चा, मैं क्या कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये जो सीक्वेंस है एस, मान लो S1 है, 5 + 7 + 9 + 1, इस सभी सीक्वेंस का अगर मैंने सम कर दिया, टर्म्स का सम रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो सम है इसको हम सीरीज बोलेंगे। ये क्या है हमारी सीरीज। सम को सीरीज नहीं बोलेंगे, टर्म्स को प्लस करके रिप्रेजेंट करने को सीरीज बोला गया है। और इसका जो सम आएगा दैट इज सम ऑफ सीरीज आएगा। क्या आएगा, जो सम तुम्हारा आएगा कितना आएगा देख लेते हैं, 12 + 20 32, ये क्या है, सम ऑफ सीरीज है। अच्छा, रिप्रेजेंट करना सीरीज, सम आ जाए उसको बोलेंगे सम ऑफ सीरीज। इसको कई बार ऐसा भी लिख देते हैं सिग्मा XN, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म जो भी हो, है ना, समेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को करता है। तो इन सभी के सम्स को, टर्म्स के सम को 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ x = 1 and 4, और यहाँ पे XN क्या है तुम्हारा, x क्या है तुम्हारा, x तुम्हारा 5 7 9 ये है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। बात पकड़ में आ रही होगी, 10th क्लास में AP पढ़ा है तुमने थोड़ा बहुत, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का नाम ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा हो कि पहली पोजीशन फर्स्ट टर्म, सेकंड पोजीशन सेकंड टर्म, ठीक है। अगर इसी में मैं तुम्हें कहूं कि लास्ट में कोई एक जनरल टर्म आएगी, भाई 10th वाली टर्म 15th वाली टर्म, उसको हम क्या बोलते थे, XN बोलते थे या AN बोलते थे AP में, तो इसको हम nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth टर्म। इसी को जनरल टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चा, जनरल टर्म। देखो वर्ड्स को सुनो, फील करो, तब मजा आएगा। जनरल टर्म कौन सी होती है सर, किसी भी सीक्वेंस में कुछ नंबर वाली, पर्टिकुलर नंबर वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, नंबर वाली टर्म की पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। तो n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो इसको nth टर्म भी बोल देते हैं, या फिर कई बार जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस बोल दो। AP पढ़ेंगे तो AP बोल देंगे, GP पढ़ेंगे तो GP बोल देंगे, ठीक है। सीरीज समझ में आई, सीरीज क्या होती है सर, जो भी सीक्वेंस है उसकी टर्म्स के कोमा लगा हुआ है वहां पे प्लस लगा के समझ लो, या तो ऐसे याद कर लो कि कोमा लगा हुआ वहां पे प्लस लगा देंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। हाँ ऐसा भी समझ सकते हो। तो सीक्वेंस में अगर तुमने प्लस लगा दिया सभी टर्म्स के बीच में तो वो सीरीज बन गई। फाइनाइट सीरीज हो सकती है, इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है, ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ पे जो टर्म्स है वो प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डेसिमल में आ गई, फ्रैक्शन में भी आ सकती थी। क्लियर है यहाँ तक कोई बात। अगर तुम्हें डाउट लगे या समझ में नहीं आए तो भाई साहब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम धीरे धीरे अपने जो कंटेंट है उसमें इंप्रूवमेंट करते रहेंगे इसी के साथ साथ आपके हिंट्स की हेल्प से। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है ना। और RD शर्मा का सॉल्यूशन अगर तुम्हें देखना है क्लास 11th मैथ्स का, 12th मैथ्स का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि यहाँ पे 11th क्लास का सॉल्यूशन चल रहा है इस चैनल पे, इस पे 12th का चल रहा है, दोनों एक जगह भी चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी शुरुआत है तुम्हारे लिए। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की, उससे पहले इसको तुम दिमाग में डालो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, मैं एक हट जाता हूँ। अब हम सीक्वेंस में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में है और हमें कैसे करना है। देखो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SN गिवन होगा, है ना। सीक्वेंस AN बोल सकते हैं, SN तो नहीं बोलेंगे, इसको AN बोल देते हैं। चलो
an मतलब क्या है, कोई भी जनरल टर्म गिवन होगी, जैसे मान लो 2n+3 गिवन है, ये क्या गिवन है, ये किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है और हमें सीक्वेंस बना के देना है। तो हम क्या करेंगे, देखो n मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, तो अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो मेरा आएगा a1, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 5। फिर अगर मैंने n की जगह 2 रखा बच्चा, तो a2 क्या बन गया तुम्हारा, 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 4 प्लस 3 7। फिर मैंने n की जगह अगर बच्चा 3 रखा तो मेरा a3 क्या बनेगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 6 प्लस 3 दैट इज 9। और अगर n की जगह 4 लिखा तो a4 क्या बन गया मेरा, 2 इंटू 4 प्लस 3 8 प्लस 3 11। मान लो उसने तुमसे 4 टर्म ही पूछी थी, तो तुम क्या कहोगे, सीक्वेंस क्या है हमारा, सर हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस की 4 टर्म्स कौन सी हैं, 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 5 7 9 एंड 11। अब अगर वो तुमसे कहे कि इस सीक्वेंस का कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखो, तो अगर तुम्हें इसकी सीरीज लिखनी है, ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें वहां समझाया था कि बीच में प्लस लगा देते हैं, बट लिखते कैसे वो समझना, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या लगा दिए, डॉट लगा दिए। सीरीज कभी भी भाई 4 टर्म नहीं हो सकती ना, सीरीज क्या है, ये जो सीक्वेंस आगे जाएगा इसके सम को रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, टर्म्स के बीच में सम का सम लगा देना ही क्या होता है, हमारा सीरीज होता है। अब ये एक सीक्वेंस का हमने क्वेश्चन किया, इसी की तरह तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैंने तुम्हें कहा कि एक सीक्वेंस है तुम्हारे पास, ये रहा सीक्वेंस, क्या है, मान लो 1, 1, 2, 3, 5 ऐसे जा रहा है, ये तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस सीक्वेंस में हम इसकी जनरल टर्म डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, किस पे डिपेंड करके, किसी भी एन पे बोल सकते हैं या किसी भी वैल्यू पे डिफाइन करके नहीं समझा पा रहे। जैसे मान लो a1 कितना है, इसका 1 है, a2 भी कितना है, 1 है, a3 कितना है, 2 है, a4 कितना है, फोर्थ टर्म कितनी है, 3 है, फिफ्थ टर्म कितनी है, 5 है। तो मैं एक जनरल टर्म की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि भाई a3 कैसे निकालूंगा मैं ना, समझ पा रहे हो बात को भाई, जैसे मान लो 5 कैसे आया होगा तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, 7 कैसे लाएंगे, सेकंड टर्म कैसे लाएंगे, ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से पढ़े हमने। अब दिक्कत क्या है कि इसको भी तो रिप्रेजेंट करें, तो हमने कहा एक काम करते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, देखो 1 + 1 या 1 ऐसे का ऐसा आ गया 2, ठीक है। a3 कैसे निकाला, सर हमने देखा 1 + 1 करने पे 2 आया, a4 कैसे आया, 2 + 1 करने पे 3 आया, 5 कैसे आया होगा, 3 + 2 करने पे 5 आया होगा, है ना। तो हमने कहा कि ठीक है an कैसे लिख देते हैं, या फिर मैं ऐसे बताऊं तुमको कि a3 कैसे लिख सकते हैं, a1 और a2 को डिफाइन नहीं कर पा रहे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, 1 और 1 है वो तो, बट a3 क्या है, a1 + a2 है। a4 क्या है, बोला सर देखो a4 a3 + a2 लिख दो, या a2 + a3 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। a5 कैसे आया होगा, बोला a5 a3 + a4 करने से आया, मैंने कहा ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं चीजों को हमने कहा कि an कैसे आएगा, टर्म्स पे डिपेंड करवा के, दैट इज रिपीटेशन या रिकरिंग बोल सकते हैं, टर्म्स को रिपीट कर करके। हमने कहा देखो भाई 3 से 2 टर्म्स कम लिखनी है, तो an से एक कम लिखेंगे तो an -1 होगी, और उससे एक और कम लिखेंगे तो an -2 होगी, तो ये वाली वैल्यूज है। और यहाँ पे एक कंडीशन लग गई कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, तभी ये काम करेगा। अगर तुमने 1 रखा तो 1 - 1 0 हो गया, 1 - 2 -1 हो गया, डिफाइन नहीं हो रहा। तो इस टाइप की जो सीरीज सीक्वेंस हमारे पास होते हैं, इनको हम फेबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं, फेबोनाची सीक्वेंस। पढ़ना, नाम लिख दूंगा ना, क्या बोलते हैं, फेबोनाची सीक्वेंस। कौन से सीक्वेंस होते हैं, सर जिन सीक्वेंस में हम nth टर्म को डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर पा रहे, किसी चीज को रिपीट करा करा के डिफाइन कर पा रहे, जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम करेंगे तब थर्ड टर्म आएगी, डायरेक्ट नहीं बता पा रहे कि थर्ड टर्म कैसे डिफाइन करें, ठीक है ना, किसी फॉर्मूला बेस पे नहीं बता पा रहे, इस तरीके से। इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, फेबोनाची सीक्वेंस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी बात समझ में आई है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बता दिया 8.1 में कैसे क्वेश्चन है। तुम्हें बस ये सीक्वेंस का एक जनरल टर्म गिवन होगी, उससे तुम्हें टर्म्स निकालनी है सीक्वेंस की और सीरीज निकालनी है, कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज। सीरीज में ध्यान रखना
4 टर्म पूछे तो 4 टर्म का सम मत कर देना वहां पे, बस प्लस लगा के डॉट 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 लगा देना, कह देंगे ये इसकी सीरीज बनेगी, कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब सबसे पहले हम मतलब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन। इसने कहा है कि अगर आपके पास एक कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से तुम या तो कोई सीक्वेंस में, है ना, किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म के बाद में जो टर्म्स तुम्हारी आ रही है दैट इज कॉन्जुगेटिव टर्म्स, कोई फिक्स नंबर प्लस करने से ला रहे हो, माइनस करने से ला रहे हो, मल्टीप्लाई करने से ला रहे हो, या फिर डिवाइड करने से ला रहे हो, तो दैट सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन। वो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? प्रोग्रेशन बन जाएगा। कि किसी भी सीक्वेंस में अगर आपको ये पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म के बाद में सेकंड टर्म के बाद में थर्ड टर्म कैसे आ रही है, कोई सेम नंबर या फिक्स नंबर प्लस करने से आ रही है, माइनस करने से आ रही है, मल्टीप्लाई करने से आ रही है, या फिर डिवाइड करने से आ रही है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन इसने क्या कहा कि अगर आपके पास कॉन्जुगेटिव टर्म्स कैसे आ रही है, या ऐसे बोल सकते हैं कॉन्जुगेटिव टर्म्स कैसे आ रही है, या फिर टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, दो चीजें बोल सकता हूं मैं कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन द टर्म्स एंड हाउ वी कैन गेट द नेक्स्ट टर्म्स या कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो इसने कहा है कि अगर कोई फर्स्ट टर्म अगर तुम्हारी ए है और सेकेंड टर्म इस फर्स्ट टर्म से किसी को मल्टीप्लाई करने से आ रही है, क्या कहा मैंने? फर्स्ट टर्म को किसी चीज से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को क्या किया मैंने? आर से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर मैंने कहा थर्ड टर्म कैसे आ रही होगी, बोला थर्ड टर्म इस सेकेंड टर्म को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। अगली टर्म कैसे आई है? ए आर की पावर 3 इस थर्ड टर्म को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से आ रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसको? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू एन। क्या कहा मैंने? कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और आपने देखा उस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म के बाद में सेकंड टर्म कैसे आ रही है? किसी आर से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। अब आर यहाँ पे एक रियल वैल्यू है। क्या है? एक रियल वैल्यू। कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आर से मल्टीप्लाई करने से आ रही है, ऑटोमेटिक डिवाइड का चला गया। आर की वैल्यू अगर 2 है तो मल्टीप्लाई, 1/2 है तो डिवाइड, 3/4 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, ठीक है सर। नाउ इसने कहा है इस ए को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म। इस आर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। क्या बोला जाता है? कॉमन रेशियो। बोला ये आर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? बोला देखो अगर आपको आर फाइंड आउट करना है तो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, तो आपको मिल जाएगा आर। पकड़ में आई ना बात? क्या कहा उसने? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे तो आर आ जाएगा। देखो यार तुमने एपी में भी पढ़ा है कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो हमारे को डी मिलता है, दैट इज और कॉमन डिफरेंस। तो वैसे इसने कहा है कि सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से देख लो, ए आर को अगर मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चा, तो ए से कट रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है? आर आ रहा है, दैट इज अवर कॉमन रेशियो। कैसे आया? सेकेंड टर्म को, या ऐसे बोल सकते हैं नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एन प्लस 1 जो भी टर्म होगी उसको ए एन से डिवाइड करने पे हमारे को आर मिलेगा। ये भी एक तरीका हो गया इसको समझाने का कि नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे को आर मिलेगा, जिसको हम जीपी में, इसको जीपी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारे को कॉमन रेशियो मिलेगा। कैसे मिलेगा कॉमन रेशियो? सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, या फिर आगे इधर 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 है ना, आगे वाली टर्म्स को उससे जस्ट पहले वाली टर्म से डिवाइड करने से। मैं इस बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि भाई साहब तुम सब्ट्रैक्ट कर बैठोगे। क्या कर बैठोगे? सब्ट्रैक्ट। इसलिए मैं, क्योंकि तुम्हारा एपी पढ़ा हुआ, गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने इस चीज को टाइम नहीं देते, समझ देते नहीं हो। अब कई बच्चे तो इसको 2 की स्पीड पे करके देखेंगे वीडियो को, तो उनको ये बात कैसे पता चलेगी? एक बार बोलने से 2-3 बार बोलूंगा तो उनका ध्यान जाएगा ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे को कॉमन रेशियो मिलेगा सर। क्या मिलेगा? कॉमन रेशियो। अब इसमें मुझे पता करनी है, मान लो देखो मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म मेरी ए है,
सेकेंड टर्म मेरी a इंटू आर है, थर्ड टर्म मेरी a इंटू आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म मेरी a इंटू आर की पावर 3 है। तो मैंने कहा अगर मेरे को कोई बोले कि बच्चा इसकी 10th टर्म बता, तो मैं उसको क्या बताऊंगा? मैं बोलूंगा देखो भाई a तो सब में कॉमन है, फोर्थ टर्म निकाला था तो r की पावर 3 थी, थर्ड टर्म निकाला था तो r की पावर 2 थी, तो इसका मतलब यहाँ पे r की पावर 9 मिलेगी। ओके, मैंने कहा अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूंगा तो क्या मिलेगी? तो आपने कहा a इंटू आर की पावर n-1 मिलेगी। ये इसकी जनरल टर्म हो गई, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी। एपी मत लिख देना। जनरल टर्म ऑफ जीपी कैसे निकाली हमने? एक पैटर्न को समझा, उसकी हेल्प से निकाली। अब यहां पे देखो नई प्रॉब्लम क्या आने वाली है हमारे को। नई प्रॉब्लम ये यानी सम करना पड़ेगा सर। इस जीपी का सम करेंगे। सम करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब फॉर्मूले दो हैं तुम्हारी बुक में कि सर जैसे आर हमने डिवाइड किया, मान लो 2 4 8 16 32, ये हमारी जीपी, ठीक है। और एक जीपी ये है 32 16 8 4, है ना, इस तरीके से। हाँ बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। ये एक हमारी जीपी। इन दोनों जीपी में अगर मैं आर पता करूं तो R1 मेरा क्या आ रहा है? 4/2 आ रहा है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया तो 2 आया। और अगर मैं इसमें R2 मान लो R2 निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है? 16/32, दैट इज अवर 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे R आने के दो चांस हो गए। अब जब हमने एपी पढ़ा था बच्चा, तो हमने कहा था कि डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है, पढ़ा था ना? हाँ सर। तो वैसे यहाँ पे R 1 से बड़ा भी हो सकता है, R 1 से छोटा भी हो सकता है। तो जी एपी में तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी, एसएन का फॉर्मूला वही लगा रहे थे। बट यहाँ पे जीपी के सम में फॉर्मूला चेंज हो गया। अब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ही नहीं। सम का फॉर्मूला चाहे चेंज हो, हम एक ही लगाएंगे, बट हम समझेंगे दोनों। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, समझना जरूरी है। सम का फॉर्मूला क्या कहा कि एसएन का फॉर्मूला ये होगा क्या? ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, या फिर ये होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब जो बच्चा प्यार से समझ रहा है, देख रहा है, वो इन दोनों में डिफरेंस भी देख रहा होगा कि ब्रैकेट में डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। ब्रैकेट और डिनोमिनेटर, ब्रैकेट और डिनोमिनेटर, बट एक चीज कॉमन है, दिखते एक जैसे ही, बस ऊपर वाले में पावर है, नीचे वाले में पावर नहीं है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, तुम सोचोगे आर बड़ा होगा तभी उसमें से -1 किया होगा पॉजिटिव वैल्यू, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव आता है। वो आर पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर अगर आर मान लो बड़ा है 1 से, तो माइनस का आंसर आएगा, नीचे भी माइनस का आएगा, कट जाएंगे, प्लस का ही तो बचेगा। तो सम तो दोनों एक जैसे ही देंगे। अगर आर 1 से छोटा है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, कट जाएंगे, अरे ओवरऑल माइनस ही आएगा ना भाई। 1/2 को -1 करोगे, 1/2 -1 माइनस का, यहाँ पे 1/2 की कितनी भी पावर करो, उसमें से -1 करोगे तो 1/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो और छोटा हो जाता है, और अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो मतलब है माइनस के नंबर का स्क्वायर पावर 3 पावर 4 करेंगे, छोटा 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 होता जाएगा। तो ये भी छोटा रहेगा, छोटे माइनस का, ये भी माइनस का, कट गए माइनस प्लस। इसमें रख लो आर की वैल्यू छोटी, 1 में से आर की छोटी वैल्यू माइनस करोगे, 1 से छोटी, आर की वैल्यू 1 से छोटी, तो प्लस का आएगा, नीचे भी प्लस का है, तो आंसर तो प्लस का आ रहा है। बट बता दिया है कि ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये कब लगाना है? जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है। बट रोल दोनों का लगभग बराबर है, बट बेटा देख समझना जरूरी है, क्या पता कैसा क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें कहो कि सर आपने तो कहा था एक ही फॉर्मूला याद करना है, हमारा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि ये लगाना था, है ना। हो सकता है आपके स्कूल में टीचर्स ने आपको प्रेशर डाला हो कि दोनों समझने, इसलिए मैं दोनों समझा रहा हूँ। फॉलो हम एक को ही करेंगे, पॉजिटिव वाले को, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। देखो चीजें नई होती है ना, नई डिफिकल्ट लगती है। क्या लगती है? डिफिकल्ट होती नहीं है, लगती है। जब हमने समझा, नहीं लगी, डर गए,
बट इसको समझो, बार बार देखो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ चीज़ों को, है ना। इसी को तो कहते हैं ना अच्छी टीचिंग। टीचिंग में यही तो रोल है कि चीज बच्चों को बार बार दिखाओ। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, टीचिंग में रूल भी था, बट हमने ऑब्जर्व भी किया कि यार बच्चे चीजों को बताते तो हम हैं क्लास में, पर बच्चे समझते काहे नहीं। हम आराम से समझा के जाते हैं, बट फिर हम गलती क्या करते हैं, हम एक बार ही समझाते हैं, बार बार बोले उनको रिवाइज कराएं, कल आके दोबारा बताते हैं तुम्हें टीचर कि बच्चा कल हमने ये पढ़ा था, परसों आके बताते इस चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। क्यों बताते हैं बार बार? क्योंकि तुम क्लास में कम से कम एक दिन ध्यान नहीं दोगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी तो ध्यान दोगे, तो उस दिन समझ में आएगा कि अच्छा ये होता है। और तुम जब एग्जाम लिखने बैठते हो तो तुम्हारे को लगता है यार ऐसा कुछ था तो सही, है ना, था तो सही, मतलब दिमाग में है तो सही। थोड़ी छोटी थोड़ी बात है, पूरी कब होती? जब तुम इसको लेके बैठते, लिखते, प्रैक्टिस करते, तब होता ना। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें नहीं आई समझ में, अगर तुमने ईमानदारी से वीडियो देखा है, समझा है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहे तो यार लाइक तो बनता होगा, एक छोटा सा कर देना, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, जैसे तुमने एपी में क्वेश्चन देखे हैं क्लास 10th में, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स का थोड़ा थोड़ा अप्रोच भी चेंज होगा। तो उस अप्रोच को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो वो तुम्हारे पे है, मैं तुम्हें आइडिया देने आया था। अगर तुम्हें और भी अच्छे क्वेश्चन करने हैं, आराम से करने, समझने हैं, तो आरटी शर्मा मैं तुम्हें सोल्व करवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे चेक करो, ठीक है। चाहे तुम ये वीडियो 1 साल 2 साल बाद में देख रहे हो, तो वहां पे तुम्हें सोल्यूशन पूरे मिल जाएंगे। अच्छी बात है। इस बार देख रहे हो तो थोड़ी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ, तुम भी थोड़ा सपोर्ट करो बस, और कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट करो, प्यार, बस प्यार, सब प्यार के बुके हैं, ठीक है भाई। क्लियर है? जीपी क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत हो गई हो तो कमेंट करके पूछना। हाँ, इसमें और भी बातें, मैं ऐसे नहीं करा नहीं है भाई, बहुत सारी बातें, अथाह भंडार है, बट हम तो तुम्हें स्टार्ट करवा रहे हैं। क्या करवा रहा हूं मैं तुम्हें? स्टार्ट, कि भाई कैसे तो स्टार्ट कर, अब तो समझ में आया होगा, अब तो स्टार्ट कर। मैं तुम्हें आर निकालना भी समझा दिया, ठीक है। एनएच टर्म भी बता दी ऐसी होती है, सम भी बता दिया, करो सोल्व, कैलकुलेशन आएगी, दिक्कत आएगी, वहां फंसोगे, वहां समझो उसको कैसे फंसे हम, तब मैथ आएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम छोटी सी बात कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। मैंने छोटी सी क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है ना, बट समझना जरूरी है यार, क्या पता तुम थोड़ा भूल गए होंगे। तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी बोलते थे, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी बोलते हैं। एपी क्या होती है? देखो सर, फर्स्ट टर्म होती है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे चलती जाएंगी, है तो सीक्वेंस ही। अगर फर्स्ट टर्म को हम ए बोले तो सेकेंड टर्म कैसे आई? इस ए में या तो हमने कोई एक नंबर प्लस किया है या फिर माइनस किया है, तो हमने डी को क्या मान लिया, एक बार प्लस कर रहे हैं। अब जो डी की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चा, और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ए प्लस डी करने पे, अब डी की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो सबट्रैक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव रखोगे तो ऐड हो जाएगी। थर्ड टर्म कैसी आई? ए प्लस डी में अगेन डी जोड़ा, तो ये बन गया ए प्लस 2d। बात पकड़ में आई क्या? क्या किया मैंने? इस सेकेंड टर्म में एक बार और डी ऐड कर दिया, तो ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म कैसे आई थी? बोला इसके अंदर ए प्लस 2d के अंदर एक और डी आपने ऐड किया, तो ए प्लस 3d बन गया। ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई। तो इसी तरीके से हम आगे चलते गए, तो हमने कहा देखो भाई, a1 क्या था? a प्लस डी, सॉरी a था, a2 क्या है? a प्लस डी है, a3 क्या है? a प्लस 2d है, a4 क्या है? a प्लस 3d है। तो ऐसे ही अगर मेरे को कोई a15 पूछेगा तो क्या सोचूंगा मैं? बोला a तो फिक्स है, फोर्थ टर्म के लिए 3 बार डी है, थर्ड टर्म के लिए 2 बार डी है, तो इसका मतलब 15 टर्म के लिए कितनी बार डी होगा? देखो 4 के लिए 3 मतलब एक कम, तो 15 के लिए एक कम, दैट इज 14d। तो इसकी nth टर्म या जनरल टर्म मैं बोल सकता हूं, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी। इट इज जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। पकड़ में आ रही है बातें? क्योंकि पढ़ी हुई है 10th क्लास में, तो मैं ज्यादा भी डीपली नहीं ले जा रहा इस चीज को, कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। अगर हम बात करें सम ऑफ एन एपी की, तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले थे सर। एस एन का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला था n/2 a प्लस ए एन,
या फिर इस an को कभी कभी एल भी लिख देते थे। अब ये फॉर्मूला कब लगाना था, जब हमें पता हो कि यहां से लेके यहां तक सम करना है, तो ये an पता हो तो डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। ए लाएंगे, कितनी टर्म्स है पता हो तो डायरेक्ट रख देते थे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। मन कर रहा होगा दोबारा पढ़ने का, नहीं है यार सिलेबस से हटा दिया, ठीक है कोई नहीं। एन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, एस एन सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 10 टर्म्स का सम निकालना है तो एस 10 हो जाएगा, एन की जगह 10 रख दो, और ए एन एपी में देख के पता कर लो। ये था हमारा एपी, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इतना तुम्हें आइडिया दे रहा हूं। अब बात करते हैं, एक टॉपिक है जिसको बोला गया है रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोल दिया मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। भाई मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें ए एम का मतलब, मीन का मतलब पता है ना, दो टर्म्स के बीच वाली टर्म। मीन मतलब एकदम बीच में, इससे भी उतना ही दूर, इससे भी उतना ही दूर। मैंने कहा देख, एक टर्म है ए वन और एक टर्म है ए टू, इनके बीच में निकलेगा उसको अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। एक टर्म है ए वन, एक टर्म है ए टू, और उसके बीच में जो निकलेगा उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। देखो सर, ए वन को हम लिखते हैं ए, और ए टू को हम लिखते हैं ए प्लस डी। सिमिलरली ए वन को लिखते हैं ए जीपी में, ये जीपी की बात चल रही है, ज्योमेट्रिक मीन जीपी में चलेगा, अरिथमेटिक मीन एपी में चलेगा, इतना तो पता होगा। और इसको हम ए इंटू आर लिखते हैं। पकड़ में आ रही है बात? हाँ सर। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? मैंने कहा देख, इधर ध्यान दे, इधर ये वाली टर्म निकालनी है, बस ये समझ लो, बीच वाली टर्म निकालनी। कैसे निकालते थे सर? देखो ऐसा बोल सकता हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आता था, हैं? ठीक है। इन दोनों के बीच का रेशियो और इन दोनों के बीच का रेशियो, मतलब आर और आर बराबर, आर और आर सॉरी यहाँ पे डी और डी बराबर, हाँ है ना भाई? हाँ सर, बात पकड़ में तो आ रही है। तो मैंने कहा अरिथमेटिक मीन माइनस ए वन इक्वल होगा ए टू माइनस अरिथमेटिक मीन। क्या बात पकड़ में आई भाई? अरिथमेटिक मीन एक टर्म है यहाँ पे, ए ज्योमेट्रिक मीन एक टर्म है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ। तो सेकेंड टर्म, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करने पे ए आएगा, डी आएगा, इधर भी ऐसा करने पे डी आएगा। अब तुम कहोगे सर ए प्लस टू डी ले लेते ना उसको, मैंने कहा ठीक है यार, एक बार समझ लेते हैं। अब देखो, इसको मैं इधर ले आऊं और इसको मैं उधर ले जाऊं, तो ये अरिथमेटिक मीन प्लस अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू, है ना? हाँ सर। तो अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन, टू अरिथमेटिक मीन हो गए, किसके इक्वल? ए वन प्लस ए टू के इक्वल। तो अरिथमेटिक मीन कब आया? दो टर्म्स का अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा? उन दोनों टर्म्स का सम कर लो, डिवाइड बाय टू कर लो। भी मुझे कह रहा है इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन बताइए, तो मैंने कहा इन दोनों टर्म्स का सम करूंगा और टू का डिवाइड करूंगा तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है। तो अरिथमेटिक मीन दो टर्म्स का कैसे निकालते हैं? दोनों टर्म्स का सम करते हैं, डिवाइड बाय टू करते हैं, खत्म। ज्योमेट्रिक मीन पे आओ। तो मैंने कहा देखो भाई, ज्योमेट्रिक मीन डिवाइड बाय ए वन, दैट इज योर आर, किसके इक्वल होगा? ए टू डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन के, हाँ है ना? बोलो भाई, ये वाली टर्म डिवाइड बाय दिस वाली टर्म आर होता है, दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म आर होता है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं इस ए जी एम को इधर ले आऊं और इस ए वन को उधर ले जाऊं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन इनटू ज्योमेट्रिक मीन, किसके इक्वल? ए वन इंटू ए टू के इक्वल। तो यहां से हो गया ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। क्या हो गया बच्चा? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल? ए वन इंटू ए टू के इक्वल। और अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है दो टर्म्स का, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ ए वन इंटू ए टू। अरिथमेटिक मीन भी आ गया और ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया। समझ में आया होगा? इसको समझो, बैठ के लिखो कैसे किया मैंने। कोई कलाकारी नहीं कि मैंने इधर मान लो इसको R1 बोला, इसको R2, तो मेरा R1 किसके बराबर रखा मैंने? R2। इसको मान लो मैंने D1 और D2 बोला, तो अगर ये AP में है तो D1 किसके बराबर होना चाहिए? D2 के बराबर। बस ये कैलकुलेशन लिखो, समझो,
स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, मैं इधर हो जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। अब हम पढ़ेंगे इनके बीच में रिलेशन, लिख लिया, ठीक है। रिलेशन देखते हैं। देखो सर, अर्थमेटिक मीन को मैं ए बोल रहा हूँ और ज्योमेट्रिक मीन को मैं जी बोल रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है भाई। नाउ देखो, अगर मैं अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन माइनस करता हूँ, क्यों सर? मैंने कहा देख, दो नंबर है, दो नंबर का प्लस करके 2 का डिवाइड किया और एक उनका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। मान लो, तुम खुद सोचो कौन सा नंबर बड़ा होगा। प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लेना है और डिवाइड करके 2 का, और सम करके 2 का डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे सर ये वाला नंबर बड़ा होगा, है ना? नहीं, ठीक है। देखो, a माइनस जी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट a1 इंटू a2। एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस a2 माइनस अंडर रूट ऑफ a1 इंटू a2। ये जो क्वांटिटी आ रही है दैट इज योर रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इस क्वांटिटी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो सर, पहली बात तो ग्रेटर देन है, बड़ा होगा 0 से, बट कभी कभार ऐसा रिलेशन बन जाए कि 0 भी आ सकता है, ठीक है। यहां से हमारी को एक बात समझ में आ गई कि ए जो होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है, वो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन के। खुद सोच लो ना, नहीं सोच पा रहे? ठीक है, मैं बताता हूँ। मान लो एक नंबर मैं सोचता हूँ जिनके बीच में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की हम बात करते हैं। मान लो कोई सोच लो, चलो 2 और 7 ले लिया मैंने, इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन बताओ मेरे को, तो आप बोलोगे 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, 9 बाई 2 दैट इज 4.5 बोलोगे, ठीक है। मैंने कहा इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो आपने कहा सर अंडर रूट में 2 इंटू 7 दैट इज अंडर रूट 14। बच्चा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4.5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, उनके बीच में होगा, 16 और 25 के बीच में होगा, है ना? ठीक है। मैंने कहा अंडर रूट 14 किसका स्क्वायर हो सकता है? तो तुमने कहा देखो सर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये जो वैल्यू है ये बिटवीन 3 एंड 9 है। तो तुमको सोचो कौन सा बड़ा है, अर्थमेटिक मीन बड़ा है कि ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है? 3 एंड 4 बोलूंगा, सॉरी 9 गलत बोल दिया मैंने, 3 एंड 4। अंडर रूट 14 की वैल्यू 3 एंड 4 के बीच में आएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अंडर रूट 14 की वैल्यू नियर बाय 4 रहेगी, मतलब 3 से बड़ी है, 4 से थोड़ी छोटी रहेगी, बोल पा रहे हो? और ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है? 4.5। तो दो नंबर्स के बीच की अगर आप बात कर रहे हो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बराबर भी हो जाए, ठीक है। तो इस वाले चीज की वैल्यू a1 प्लस a2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू किसकी बड़ी होगी भाई? ऑब्वियसली a1 प्लस a2 बड़े होंगे, देख लो उसके हिसाब से 2 प्लस 7 9 है और स्क्वायर रूट करोगे तो छोटा आ रहा है ना, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और 2 का डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये वाली बात क्या समझा रही है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू का डिफरेंस दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ये रिलेशन है। ऑब्वियसली नई बात है तो कम पकड़ में आ रही होगी, बट सर इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, इतना कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इस चीज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट कर पाएंगे। किससे रिलेट कर पाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 8.2 में लास्ट का क्वेश्चन है, उसको समझेंगे तब तुम्हारे को समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हो सर, कहना क्या चाहते हो सर। मैंने कहा ये ए है, ये जी है, तो ए माइनस जी हो गया, ए माइनस जी हो गए। ए मतलब a1 प्लस a2 बाई 2 है ना, तो इस 2 को उधर ले गए तो a बाई 2 बन गया, और ये जी क्या है? हाँ ये तो जी है पूरा, ये a बाई 2 बन गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर का कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ, छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा आइडिया मैंने तुम्हें दिया। प्रॉपर अगर तुम्हें पूरा चैप्टर डिस्कस करना है, पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है, तो आर.डी. शर्मा मैं तुम्हें करवा रहा हूँ बच्चा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर तुम्हें आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो, हाँ ये भी अच्छी बात है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो इतनी बातें बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। इतना अगर उसको समझ में आ रहा है तो फिर वो क्वेश्चन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी तुम्हें कोई डाउट लगे, कोई सजेशन लगे तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो तुम्हें मिलते रहे मैथ से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।